फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन बार बार नोज डाइव किए जा रहा था। पायलट्स के काफ़ी सारे एफर्ट्स के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर आए विसल ब्लोअर सैम सलेपोर। एक बोइंग इंजीनियर ने 2024 में बताया कि 787 ड्रीमलाइनर जो एयर इंडिया यूज़ करता है उसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे, फ्यूजलेस में गैप्स थे, फोर्स्ड अलाइनमेंट्स हुआ था, वर्कर पार्ट्स पे जंप करके फिट करते थे। सलेपोर ने वार्न किया कि ये शॉर्टकट्स कुछ सालों के बाद मिड फ्लाइट फेलियर्स कॉज कर सकते हैं। I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. एयर इंडिया के 787 फ्लीट को 2025 में 13 बार टेक्निकल इश्यूज के लिए ग्राउंड किया गया और DGCA ने मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन में डिलेज नोट किए। ये नया नहीं था। सिंथिया किचन्स एक्स बोइंग मैनेजर ने 2024 में क्लेम किया कि 2012-13 में एयर इंडिया को 6 डिफेक्टिव 787S डिलीवर हुए हैं। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। उड़ान के सिर्फ 30 सेकंड के बाद वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराती है और 270 लोगों की जान चली जाती है। सिर्फ एक पैसेंजर बचता है। ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि क्या हम सेफ स्काइज में फ्लाई कर रहे हैं। क्या हम जिन कंपनियों पर इतना भरोसा करते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाए और मेंटेन किए जा रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए नहीं। इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री बूम कर रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट 2025 में 72 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ पूरा किया। लेकिन ग्लॉसी एड्स और सस्ते फेयर्स के पीछे एक डार्क सच है। कॉस्ट कटिंग, ओवरवर्क पायलट्स और एक रेगुलेटर जो कैचअप खेल रहा है। और इसके सेंटर में है बोइंग, जिसके प्लेन्स इंडियन स्काइज में डोमिनेट करते हैं। लेकिन सेफ्टी स्कैंडल्स का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। 737 मैक्स क्रैशेस से लेकर विसल ब्लोअर डेथ्स तक प्रूफ काफ़ी शॉकिंग है और पैसेंजर्स क्यों इसकी कीमत चुका रहे हैं। आज हम खोलेंगे सिस्टमैटिक फेलियर्स, प्रॉफिट ड्रिवन डिसीजंस और ह्यूमन कॉस्ट का सच। वीडियो के साथ रहिए क्योंकि ये हर फ्लाइट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कहानी है। इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री एक जगरनॉट है। 1500 प्लेन्स ऑर्डर्ड हुए हैं। 2030 तक 300 नए रूट्स प्लान किए जा चुके हैं। लेकिन ग्रोथ के साथ एक कीमत आती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA, इंडिया का एविएशन रेगुलेटर, बार बार अलार्म बजा रहा है। 2024 में ही DGCA ने स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया जैसे एयरलाइंस को 20 से ज़्यादा नोटिस दिए सेफ्टी वायलेशन के लिए। क्यों? कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो जान को खतरे में डाल रहे हैं। मिसाल के लिए स्पाइस जेट को अनपेड ड्यूज के वजह से कई बार ग्राउंड किया गया है, जिससे डेफर्ड मेंटेनेंस हुआ। प्लेन्स बिना चेक के उड़ रहे हैं। सिर्फ प्लेन्स नहीं, लोग भी इशू में हैं। 2024 का पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट बोलता है कि DGCA 53% अंडरस्टाफ्ड है, जिससे सेफ्टी नॉर्म्स इन्फोर्स करना मुश्किल हो जाता है। एयर इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल ओवरलोडेड है। दिल्ली का ATC 2025 में 1400 फ्लाइट्स डेली हैंडल करता है। कंट्रोलर्स के लिमिट पुश हो रहे हैं। पायलट्स ओवरवर्कड हैं। इंडियन पायलट्स ने 2024 में वार्न किया लूज फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL की वजह से पायलट्स बैक टू बैक शिफ्ट करते हैं, जिससे फटीग का रिस्क बढ़ता है। 2023 में 2 पायलट्स की डेथ हुई कार्डियक इवेंट से जो ओवरवर्क से लिंक्ड थे। और फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ, बर्ड्स के लिए नोटरियस है। 5 साल में 662 बर्ड स्ट्राइक्स हुए हैं। अब जूम आउट करते हैं बोइंग पे। अमेरिकन जायंट जो इंडिया का 60% कमर्शियल प्लेन्स बनाता है। बोइंग के 737 मैक्स क्रैशेस 2018 और 19 में हुए। लायन एयर फ्लाइट 610 और इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 जिसमें 346 लोगों की जान ले ली। एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर सिस्टम MCAS ने प्लेन्स को नोज डाइव कराया।
लेकिन असली स्कैंडल क्या है? 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 एक बोइंग 737 मैक्स 8 एडिस एबाबा से नैरोबी केनिया जा रहा था। टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट के बाद प्लेन बाइशोफ्टू के पास क्रैश हो गया और 157 लोग, जिसमें 149 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे, वो सारे मारे गए। ये 737 मैक्स का दूसरा फेटल क्रैश था। पहला लायन एयर फ्लाइट 610 2018 में अक्टूबर में क्रैश हुआ था, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी। प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर था ETAVJ और ये सिर्फ 4 महीने पुराना था। नवंबर में 2018 में डिलीवर हुआ था। पायलट्स थे कैप्टन येट गेटाकेव, जिनको 8000 प्लस फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर मोहम्मद, जिनको 200 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, लेकिन 737 मैक्स के लिए नए ट्रेंड थे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन बार बार नोज डाइव किए जा रहा था। पायलट्स के काफ़ी सारे एफर्ट्स के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हुआ। पायलट्स ने फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए और इमरजेंसी डिक्लेयर किया, लेकिन 9000 फीट पे जाके क्रैश हो गया। क्रैश के बाद सस्पिशन बोइंग के 737 पे गया, क्योंकि लायन एयर क्रैश के साथ भी सिमिलैरिटीज़ यही थीं। दोनों क्रैशेस टेक ऑफ की काफ़ी जल्दी हुई और दोनों में प्लेन अनकंट्रोलेबली नोज डाउन गया। इथियोपियन एयरलाइंस और ग्लोबल रेगुलेटर्स ने 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया और FAA US रेगुलेटर ने भी 13 मार्च 2019 को बैन लगाया। MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर था जो बोइंग ने 737 मैक्स के लिए डिज़ाइन किया था, ताकि प्लेन का हैंडलिंग ऑर्डर 737 मॉडल जैसा ही रहे और स्टॉल्स को प्रिवेंट कर सके। लेकिन इसमें बहुत ही सीरियस फ्लॉज थे, जो फ्लाइट 302 के क्रैश का मेन कॉज बना। 737 मैक्स में लार्जर हैवियर इंजन्स CFM लीप 1B लगे हुए थे, जो प्लेन के नोज को ऊपर कर सकते थे। MCAS का काम था ऑटोमेटिकली नोज को नीचे पुश करना, ट्रिम एडजस्ट करके, ताकि पायलट्स को मैनुअल करेक्शन न करनी पड़े। MCAS एंगल ऑफ अटैक AOA सेंसर से डेटा लेता था। ये सेंसर्स प्लेन्स के नोज के एंगल मेजर करते हैं। अगर एंगल ऑफ अटैक AOA ज़्यादा हाई डिटेक्ट होता तो MCAS हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को एडजस्ट करता, नोज डाउन मूवमेंट ट्रिगर करके। MCAS सिर्फ एक AOA सेंसर पे डिपेंड करता था, जबकि 737 मैक्स में 2 सेंसर होते हैं। अगर एक सेंसर फॉल्टी होता तो MCAS गलत एक्टिवेट हो जाता, नोज को नीचे धकेलने लगता। अगर प्लेन सेफ होता उसके बावजूद भी। FDR डेटा से पता चला कि लेफ्ट AOA सेंसर ने टेक ऑफ के तुरंत बाद गलत रीडिंग दी, जिससे MCAS बार बार एक्टिवेट हुआ और नोज को नीचे धकेलता रहा। पायलट्स इसे काउंटर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग था, जिससे वो क्रैश को रोक नहीं पाए। CVR ने रिकॉर्ड किया कि पायलट्स पिचअप प्रॉब्लम बोल रहे थे और मैनुअल ट्रिम व्हील यूज़ कर रहे थे, लेकिन MCAS के रिपीटेड एक्टिवेशंस ने उन्हें ओवरवेल्म किया और लो ऑल्टीट्यूड यानी कि क्रैश 6 मिनट में ही हो गया और इतने कम समय में रिकवरी इम्पॉसिबल थी। बोइंग ने MCAS के बारे में पायलट्स को प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं किया था। MCAS का मेंशन सिर्फ एक iPad बेस्ड कोर्स में था, विदाउट सिमुलेटर ट्रेनिंग के। पायलट्स को पता ही नहीं था कि इमरजेंसी में MCAS को कैसे हैंडल करना है। MCAS में कोई बैकअप सिस्टम नहीं था अगर AOS सेंसर फेल हो जाए तो। ओल्डर बोइंग्स मॉडल्स में मल्टीपल सेंसर इनपुट्स क्रॉस चेक्ड होते थे, लेकिन 737 मैक्स में कॉस्ट कटिंग के वजह से ये फीचर्स हटा दिया गया था। बोइंग ने MCAS के एग्रेसिव बिहेवियर और पोटेंशियल रिस्क को रेगुलेटर्स, FAA और एयरलाइन से छुपाया। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स, सेनेट रिपोर्ट्स 2020 ने दिखाया कि बोइंग के इंजीनियर्स ने MCAS के डेंजर्स फ्लैग को हाईलाइट किया, लेकिन
मैनेजमेंट ने इसे इग्नोर किया ताकि सर्टिफिकेशन में डिलेज ना हो। इथियोपियन एयरलाइंस को MCAS के फुल कैपेबिलिटीज या रिस्क का पता ही नहीं था, जिससे पायलट्स अनप्रिपेयर्ड थे जब सिस्टम मैल फंक्शन किया। बोइंग को इस फ्लॉस के बारे में पता था, फिर भी मार्केट में प्लेन को लॉन्च किया गया एयरबस से कम्पीट करने के लिए। FAA ने बोइंग पे $1.1 बिलियन का फाइन लगाया रेगुलेटर्स को ब्लॉक करने के लिए। क्रैश के बाद बोइंग के CEO डेनिस म्यूलिनबर्ग ने माना हमने गलतियां की। फिर आए विसल ब्लोअर सैम सलेपोर। एक बोइंग इंजीनियर ने 2024 में बताया कि 787 ड्रीमलाइनर जो एयर इंडिया यूज़ करता है उसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉस थे, फ्यूजलेस में गैप्स थे, फोर्स्ड अलाइनमेंट्स हुआ था, वर्कर पार्ट्स पे जंप करके फिट करते थे। सलेपोर ने वार्न किया कि ये शॉर्टकट्स कुछ सालों के बाद मिड फ्लाइट फेलियर्स कॉज कर सकते हैं। I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align that 98.7% of the time the gaps that they were supposed to be shimmed, they were not shimmed. जॉन बार्नेट एक और विसल ब्लोअर ने 2019 में बताया कि बोइंग के साउथ कैरोलिना प्लांट में सब स्टैंडर्ड्स पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं और मेटल शेविंग 787S में छोड़े जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल फेलियर्स का रिस्क बनाता है। बार्नेट को रिटेलिएशन फेस करना पड़ा और 2024 में लीगल बैटल के दौरान उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन उनकी फैमिली का यही कहना था कि बोइंग के हैरेसमेंट ने उनको इस पॉइंट तक धकेला। बोइंग इससे इनकार करता रहा, लेकिन पैटर्न्स क्लियर हैं, डिसेंटर्स को चुप कराया जाता है। 2024 में एक और झटका लगा अलास्का एयरलाइंस का 737 मैक्स 9 16,000 फीट पे डोर प्लग कंपोनेंट्स ब्लोआउट के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। NTSB ने देखा कि बोल्ट्स मिसिंग थे और फिटिंग लूज थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स थे। बोइंग के शेयर 7% गिरे और FAA ने इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया। बैटरी फायर से लेकर सीट मैकेनिज्म फेलियर्स तक बोइंग के क्वालिटी इश्यूज बार बार सामने आते रहे हैं। तो ये इंडिया से कैसे कनेक्ट हुआ? इंडियन एयरलाइंस बोइंग के सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। एयर इंडिया ने 2023 में 220 बोइंग प्लेन्स ऑर्डर किए $34 बिलियन के। आकाशा एयर और स्पाइस जेट 737 मैक्स फ्लीट्स चलाते हैं। ये डील्स बड़े हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? एयर इंडिया 171 का क्रैश, 787 का पहला फेटल इंसिडेंट ने रेड फ्लैग उठाए कि क्या बर्ड स्ट्राइक था या इंजन फेलियर्स थे या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स थे। ये ब्लैक बॉक्सेस को एनालाइज करके ही पता कर सकते हैं और ब्लैक बॉक्सेस एनालाइज हो भी रहे हैं। एयर इंडिया के 787 फ्लीट को 2025 में 13 बार टेक्निकल इश्यूज के लिए ग्राउंड किया गया और DGCA ने मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन में डिलेज नोट किए। ये नया नहीं था। सिंथिया किचन्स एक्स बोइंग मैनेजर ने 2024 में क्लेम किया कि 2012-13 में एयर इंडिया को 6 डिफेक्टिव 787S डिलीवर हुए हैं। इंडियन एयरलाइंस जल्दी एक्सपेंशन के प्रेशर में है। वो बोइंग के प्रॉमिस पे भरोसा करते हैं, लेकिन DGCA का वीक ओवरसाइट एक डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट है। बोइंग का 1997 में मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्जर ने फोकस इंजीनियरिंग से हटाकर प्रॉफिट पे शिफ्ट किया। The merger of Boeing and McDonnell Douglas is now complete. ex-CEO डेव कल्होन ने 2020 में माना हमने शेयर होल्डर्स वैल्यू को सेफ्टी के ऊपर रखा। कॉस्ट कटिंग से प्रोडक्शन जल्दी किया गया, क्वालिटी चेक्स कम हुए और अंडर ट्रेंड सप्लायर्स को काम दिया गया। रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस ने टर्न अराउंड टाइम घटाया, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट था, ताकि ज़्यादा फ्लाइट मुमकिन हो पाए। इससे मेंटेनेंस के लिए टाइम ही नहीं बचता। फाइनेंशियल डेटा ये बोलता है कि एयर इंडिया का 2024 ऑपरेटिंग लॉस 4,400 करोड़ था, जिससे कॉस्ट कटिंग ज़रूरी हुआ। ये हर फ्लायर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।